मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका इंट्रोडक्शन है, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में है। इसके पावर पॉइंट्स या मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, occupational structure, economic and social infrastructure। अब इन मुख्य बिंदुओं में से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंतर्गत पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो खेतों में अनाज जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, उसी को बोला गया है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस समय इस प्रकार की एग्रीकल्चर सेक्टर में स्थिति थी। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। मतलब ये है कि उस समय सिंचाई की ब्रिटिश उस समय मीन्स अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिशर्स के समय में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। किसान वर्षा पर निर्भर थे। अच्छी वर्षा होने पर उपज अच्छी होती थी, अच्छी वर्षा नहीं होने पर उपज अच्छी नहीं होती थी। यही है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। थर्ड है ए वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। जिसका जो जमींदार के पास अधिक ज़मीन होती थी, कई किसानों के पास ज़मीन कम होती थी या नहीं होती थी, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय या खेती पर ही निर्भर रहते थे, जिसके कारण से ज़मींदारों के पास की खेतों में खेती करते थे। और क्यों करते थे उसका मतलब है जो खेती करने के बदले में उन्हें मजदूरी दी जाती थी ज़मींदारों के द्वारा। उन्हें मजदूरी से मतलब होती थी, उत्पादन अच्छी हो या ना हो उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, जिसके कारण से भी एग्रीकल्चर की उपज कम हो पाती थी। अब इसमें जो कारक हैं एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उस समय कृषि के पिछड़ेपन और गतिहीन होने के कारक कौन कौन से हैं? उसमें मुख्य रूप से दो कारक हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज या रूल। उनकी जो रेवेन्यू सिस्टम थी, लगान वसूल करने की जो सिस्टम थी, प्रणाली थी, उसके कारण भी पिछड़ापन था किसानों में। क्योंकि अपने उपज में से कई बार किसान अपने उपज में से 50% उपज रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था, राजस्व के रूप में देना पड़ता था, जिसके कारण से किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरी बात, पोस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती दबावपूर्ण खेती कराई जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें अंग्रेज़ों को लाभ मिलता था। जिन फसलों को बेचने से, यूरोपीय बाज़ारों में बेचने से लाभ मिलता था, उन फसलों को दबावपूर्ण खेती कराया जाता था किसानों से। उसी को बोला जाता है पोस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा मुख्य बिंदु है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें दो मुख्य बातें हैं। वो है डीके ऑफ
वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री एंड सेकेंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब इन दोनों पॉइंट्स का डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब ये है कि उस समय हाथ से बनाई हुई चीज़ों का पतन कैसे हुआ। पहला कारण है उसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। दूसरा है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स। तीसरा है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। चौथा है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। पांचवा है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट का मतलब ये है कि में ब्रिटिशर्स जो व्यापार करते थे अपने भारत से जो कच्चे माल विदेशों में बेचते थे उसकी जो शुल्क थे अलग थे, और भारतीय व्यापारी दूसरे देशों में ब्रिटिश को छोड़कर दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट को अपने उत्पाद को बेचते थे तो उसकी लगान उसकी राजस्व अलग होती थी। इसी को बोला गया है भेदभावपूर्ण टैरिफ पॉलिसी बोला जाता था। दूसरा है डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोड्स का मतलब ये है राजाओं के समय ब्रिटिशर्स से पहले राजाओं के समय में कई कलाकार अपने चीज़ों का उत्पादन करते थे, चीज़ों को बनाते थे और राजा के पास पेश किया जाता था। राजा अगर खुश हो जाते थे तो उन्हें सोने की मोहरें इनाम स्वरूप दिया जाता था, और इसीलिए कई नई नई चीज़ें अच्छी चीज़ें बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के दौरान कोई भी उन चीज़ों का लोगों हाथ से बनाई हुई चीज़ों की कोई कदर नहीं होती थी, जिसके कारण से उनको बनाना छोड़ दिए। तीसरी बात है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। विदेशों में खास करके ब्रिटिशर्स मशीन मेड प्रोडक्ट्स हमारे देश में बेचने के लिए आते थे। जो हमारे देश में हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती थी जो मशीन के द्वारा बनाई हुई प्रोडक्ट के सामने कंपटीशन नहीं कर पाए, जिसके कारण से भी अपने बनाना छोड़ दिए, उत्पादन करना छोड़ दिए। चौथी बात है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। ब्रिटिशर्स जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे, खान पान रहन सहन, उन सारी चीज़ों का डिमांड भारतीय भी करने लगे, जिसके कारण से हमारे देश में जो पहले से चीज़ें थी उन चीज़ों का या घर में बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करना छोड़ दिए, जिसके कारण से लोग वो बनाना भी छोड़ दिए, इसलिए पतन हुआ। पांचवी बात है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवे का उदय होने के कारण, रेलवे की शुरुआत होने के कारण बहुत सारे सामान एक साथ में कम समय में ही उपलब्ध कराया जाने लगा, जिसके कारण से वहाँ पहले से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दिए, छोड़ दिए। अगला है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्री हुआ करती थी हमारे देश में। देश का जब आज़ाद हुआ उस समय कुछ फैक्ट्रियाँ थी, टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, कुछ फैक्ट्री थे, लेकिन अधिकतर जो फैक्ट्री वाले हिस्से हैं वो पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया। तीसरा मुख्य बिंदु या पावर पॉइंट, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। इसमें मुख्य बातें थी। पहला पॉइंट है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारे देश की प्राइमरी प्रोडक्ट्स या
किसानों से उपज एक्सपोर्ट की जाती थी और तैयार चीज़ें, जिसको फिनिश गुड बोला जाता है, जो ब्रिटेन से हमारे देश में बेचा जाता था। दूसरी बात, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, व्यापार, विदेशी व्यापार पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों की या ब्रिटिश कंपनी की मोनोपोली थी। हमारे देश के सारे कच्चे माल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही बेचा जाता था और ब्रिटिश के द्वारा तैयार फिनिश्ड गुड ही हमारे देश में बिकती थी। तीसरी पॉइंट है सरप्लस बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। हमारे देश से इतने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, उससे बहुत फ़ायदा मिलता था, बहुत लाभ मिलता था, लेकिन ये लाभ ब्रिटिशर्स को मिलता था जो वास्तव में उत्पादन करते थे, जिसको मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता था। जिससे कच्चा माल अंग्रेज खरीदते थे, उनको ये लाभ नहीं मिलता था, ब्रिटिशर्स को मिलता था। उसी को बोला गया है सरप्लस बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। चौथा पावर पॉइंट है, मुख्य बिंदु है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें 2 पॉइंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर उस समय बहुत ज़्यादा होती थी, पैदा होते के साथ कई बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। और दूसरी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है दीर्घायु। लोगों की उस समय औसत आयु 32 वर्ष हुआ करती थी, मात्र 32 वर्ष, जबकि अभी हमारे वर्तमान में 65 वर्ष औसत आयु हुआ करती है। अगला है 5वां पावर पॉइंट है, मुख्य बिंदु है ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्यवसायिक, किन किन व्यवसाय में लोग जुड़े हुए थे उस समय, उसमें प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए थे वो 72.7% लोग जुड़े हुए थे, और सेकेंडरी या उद्योग क्षेत्र जिसमें 10.1% लोग जुड़े हुए थे, जनसंख्या के 10.1%, और तीसरा टर्सरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र जिसमें 17.2% लोग जुड़े हुए थे। सेवा क्षेत्र मतलब कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए थे लोग। अगला है पावर पॉइंट, 6वां पावर पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना नितांत आवश्यक होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन। लेकिन इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। ये स्थितियाँ थी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। लेकिन क्या जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के लिए कोई सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा? Was there any positive impact of the British rule in India? वास्तव में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, अंग्रेज़ों की कुछ देन भी रही है। उसमें पहली बात है कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कुछ फसलों को बेचने के लिए उपज की जाती है, उसी को बोला जाता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये ब्रिटिशर्स की ही देन थी। उससे पहले लोग किसान अपने आत्मनिर्भर के लिए, अपने उपभोग के लिए ही अनाजों का उत्पादन करते थे, बेचने के लिए उत्पादन नहीं करते थे। ये उनकी देन है। दूसरा है स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ओपन्ड
ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, लोगों के सामाजिक तथा नए अवसर के लिए सड़कों और रेलवे का विकास किया, विस्तार किया। तीसरी बात है एक्सपेंडिंग means of transport served as support system to combat the spread of famines। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यातायात विभाग को उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया, जो आवश्यकता पड़ने पर महामारी या अकाल के समय उसका उपयोग किया जाने लगा। अगला है चौथा पॉइंट है द ब्रिटिश राज इन इंडिया लेफ्ट ए लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शासन करने का तौर तरीका, रहन सहन का तौर तरीका उन्होंने अंग्रेजों की देन है। धन्यवाद बच्चों, ये चैप्टर खत्म।